हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या हैं। ये मौलिक अधिकारों के लिए वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं। तो नागरिक कौन? भारत के नागरिक, क्योंकि भारत का संविधान है। और कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए और कानूनी व्यक्तियों के लिए हैं। अब विदेशी कौन होते हैं? विदेशी वो व्यक्ति होता है जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है और भारत में रह रहा है, तो वो विदेशी हुआ। अब विदेशियों में भी दो तरीके के विदेशी होते हैं। पहला विदेशी वो जो हमारे मित्र देश से है, मित्र देश की नागरिकता उसके पास है, तो वो मित्र विदेशी हो गया। दूसरा ऐसा विदेशी जो हमारे शत्रु देश से है। तो हमारे देश में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं विदेशियों के लिए, वो सिर्फ मित्र देशों के लिए यानी मित्र विदेशियों के लिए हैं, शत्रु देशों के नागरिकों के लिए नहीं हैं। दूसरी चीज़ में आता है कानूनी व्यक्ति। अब कानूनी व्यक्ति कौन है? कानूनी व्यक्ति वो व्यक्ति जैसे कि कोई परिषद हो गई हमारे देश में उपस्थित, कोई परिषद, कोई कंपनी, या फिर अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आने वाली कोई भी संस्था, कार्यकारी संस्था, भारत की सांसद चाहे वो क्यों ना हो, विधानमंडल हो, कोई स्थानीय निकाय हो जैसे नगर पालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार आदि। अब सवाल ये है कि जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं वो कानूनी व्यक्तियों के लिए भी हैं, विदेशियों के लिए भी हैं, नागरिकों के लिए भी हैं, तो क्या वो असीमित हैं? नहीं, वो असीमित नहीं हैं, लेकिन वाद्य योग्य हैं। अब इन्हें वाद्य योग्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन पे संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। मतलब जो इसके लिए उचित फैसला है वो कौन ले रहा है? आपका न्यायालय ले रहा है। आप न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा गया? ये वादे योग्य है, लेकिन असीमित नहीं है। इनकी भी एक लिमिट है, इनकी भी एक सीमा है कि इन्हें रोका जा सकता है, ठीक है। तीसरी विशेषता के अंतर्गत ये राज्य के बारे में बता रहा है कि राज्य चाहे तो युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है मौलिक अधिकारों पे। युक्तियुक्त प्रतिबंध क्या है? युक्तियुक्त मतलब कोई ऐसा कानून बना सकता है कि जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम कर दें। लेकिन अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की, वहाँ पर क्लियरली ये लिखा है कि धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम व्यक्तियों में विभेद नहीं कर सकते। फिर भी रिजर्वेशन मौजूद है हमारे संविधान कानून के अंदर। अब रिजर्वेशन किसको दिया गया है? वुमेन को, महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन है। तो ऐसी स्थिति में ये कानून मौजूद है कि यदि समाज के अगर बड़े हिस्से की बात की जाए, अगर फ़ायदा समाज के बड़े हिस्से को पहुंच रहा है, तो कुछ के मौलिक अधिकारों को हम कम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि राज्य सरकार ऐसा कोई कानून पास करती है जिससे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है, तो ये कितना उचित है, इस बात का फैसला कौन करेगा? हमारा न्यायालय करेगा। इस प्रकार मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण, समाज पे नियंत्रण, इन दोनों के बीच में एक संतुलन कायम कर देते हैं। यानी कि ये एक व्यक्ति को तो उसकी स्वतंत्रता दे रहे हैं, साथ ही साथ समाज पे नियंत्रित भी कर रहे हैं। समाज को, एक भीड़ को इस अवस्था में नहीं जाने दे रहे कि वो एक गलत तरीके से आपके ऊपर हावी हो जाए। दोनों को ही इसमें क्या है? प्राथमिकता दी जा रही है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक्चुअल में है क्या? सम्मान के साथ जीना, सारे व्यक्तियों का समान होना। इसे हम और अच्छे से पढ़ेंगे आगे की वीडियो में जब हम अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर जो मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के मनमाने रवैये के ख़िलाफ़ हैं। राज्य का मनमाना रवैया क्या? कि राज्य कोई भी ऐसा कानून ना बनाए जिसमें व्यक्तिगत सम्मान को, समानता को हानि हो, जो इसमें 4 चीज़ें समाहित थी। क्या क्या समाहित था? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। समानता, सम्मान, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रहित, इनके खिलाफ कोई ऐसा कानून ना बना दे जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। अब इसकी 2 और विशेषताएं देखिए, नकारात्मक विशेषता और सकारात्मक विशेषता। नकारात्मक किस सेंस में है ये? कि राज्य के प्राधिकार को सीमित कर सकता है, ताकि राज्य के पास भी जो शक्तियां हैं वो असीमित नहीं हैं, एक लिमिटेड फॉर्म में हैं, और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो उनके खिलाफ जाके कोई कानून ना बनाए। सकारात्मक विशेषता किसके लिए? हमारे लिए हैं, व्यक्तियों के लिए हैं, जो हमें विशेष सुविधाओं का प्रावधान कर रहा है, ताकि हम राज्य के जो मनमाने ढंग से जो उनका रवैया है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें। अब इसकी अगली विशेषता ये है कि ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है। पहले हमने बात की थी कि सीमित हैं, असीमित नहीं है। अब ये स्थायी भी नहीं है, क्योंकि संसद जब इन्हें कम कर सकती है और बढ़ा सकती है,
तो फिर ये क्या हो गई, ये स्थायी नहीं है। संसद इसमें कैसे कटौती करेगी, कोई लॉ पास करेगी, जैसे जहाँ पर मैंने अभी पहले बताया था, जहाँ वुमेन के रिजर्वेशन की बात आएगी, SC ST की बात आएगी, तो उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन देने के लिए, उनको फ़ायदा देने के लिए क्या करेगी, थोड़ा सा जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको कम कर देगी। अब आप उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 16 को ले लें। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी जब गवर्नमेंट हमें कोई जॉब प्रोवाइड करेगी वो उसमें सभी इक्वल होंगे। बट यहाँ पर ये संसद क्या कर रही है, कटौती कर दे कि उसने SC ST को रिजर्वेशन दे दिया, तब यहाँ पर क्या होगी, एक असमानता क्रिएट हो जाएगी और समानता कम हो जाएगी। लेकिन ये एक तरीके से उचित भी है, क्यों, क्योंकि वो इतने पिछड़े वर्ग से आते हैं, क्योंकि उनका समाज में अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में समाज क्या करेगा, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा। जहाँ बात आती है तो उनका जो सिलेक्शन है वो 2 नंबर कम पे हो जाएगा। थोड़ा सा रिजर्वेशन दे के हम किसी तबके की स्थिति को सुधार सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो वो थोड़ा सा उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएगी, थोड़ी सी असमानता आएगी, लेकिन ये उचित होगा। लेकिन जो संसद है अगर हमारे मौलिक अधिकार में कटौती या कमी करती है तो वो साधारण विधेयक द्वारा नहीं कर सकती कि सिंपल उन्होंने लॉ पास कर दिया और हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती हो गई। उसे संशोधन करना पड़ेगा, यानी उसे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तभी मौलिक अधिकार हमारे जो हैं कम होंगे या कटौती होगी। तो संशोधन वो भी आम सहमति द्वारा नहीं होगा, उसमें 1/3 मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, तब जाके हमारे संविधान में क्या होगा, संशोधन होगा। लेकिन वो संशोधन भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित ना करे, यानी जो संविधान की बेसिक वैल्यूज़ है ना, मूल ढांचा जो है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न ये है, क्या मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो हाँ, लेकिन राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति में, वो भी हमारे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। हमारा अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जब अगर आपको किसी अपराध के बिना पर जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जा सकता, नहीं होता आपको संरक्षण है, आपको ऐसे ही खामखा उठा के जेल में नहीं डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपका अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना है, यानी राइट टू लाइफ देता है आपको। तो इन दोनों अनुच्छेद को छोड़कर बाकी सारे अनुच्छेद को ये क्या कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन भी है कि यदि सशस्त्र विद्रोह होता है, यानी आंतरिक आपातकाल कहीं लगता है, इंटरनल इमरजेंसी लगती है, तब हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं हम इसको स्थगित नहीं करेंगे, यानी सरकार इसे स्थगित नहीं करेगी। अगली वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाले सभी अनुच्छेदों पे चर्चा करेंगे। ओके।